टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी शिक्षकों का, सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है। दक्षता परीक्षा 2023 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में दक्षता परीक्षा का सेट 2 लेकर आए हैं। सेट 1 हम लोग पिछले दिन आप लोग का डिस्कस करवा दिए थे और उसका वीडियो भी आप लोग को अपलोड करवा दिए थे और आज हम लोग सेट 2 को देखने का काम करेंगे। तो जो भी क्लास करना चाहते हैं, वे दिए गए नंबरों पे संपर्क करेंगे। चलिए सेट 2 को हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए हुए। हम लगभग 100 प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से 100 प्रश्नों का प्रश्न पूछा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, पिता का पत्र पुत्र के नाम किसकी रचना है? तो पिता का पत्र पुत्र के नाम जो रचना है वो मोहनदास करमचंद गांधी की रचना है। किनकी है? मोहनदास करमचंद गांधी। क्लियर है? तो इन्होंने पिता का पत्र पुत्र के नाम इन्होंने लिखा था, पिता के नाम। चलिए दूसरा प्रश्न कहता है कि बाल लीला कविता के कवि कौन है? बाल लीला, तो बाल लीला कवि के जो थे कविता के लिखने वाले, वो कौन थे? सूरदास थे। कौन थे? सूरदास। कौन थे? सूरदास। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखिए, भीष्म की प्रतिज्ञा क्या है? तो भीष्म की प्रतिज्ञा क्या थी? एकांकी था। वो क्या था? कहानी था कि निबंध की जीवनी? तो वो एकांकी था। क्लियर है? चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 4 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि चिड़िया किस पेड़ की ऊंची डाली पर बैठती है? आम पे, पीपल पे, बरगद पे, पेड़ पे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पीपल। ये आपके हिंदी की किताब से लिए गए हैं, 6-7 के हैं। तो कहां बैठती है? पीपल पे बैठती है। चलिए प्रश्न आगे देखते हैं। बाबा भारती के पास निम्न में से क्या था? तो बाबा भारती के पास क्या था? बैल, गाय, घोड़ा या हाथी? तो क्या था उनके पास? घोड़ा था। क्या था? घोड़ा। ठीक है। प्रश्न संख्या 5 का 6 देखिए, मेजर ध्यानचंद का जन्म कब हुआ था? मेजर ध्यानचंद जो जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता था, उनका जन्म 1904 ईस्वी में हुआ था। कोई दिक्कत नहीं, 1904 ईस्वी में हुआ था। तो याद रखेंगे 1904 ईस्वी में। चलिए प्रश्न संख्या 6 के बाद प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। चलिए प्रश्न संख्या 7 हमारा क्या कहता है? चलिए प्रश्न संख्या 7। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 7 कह रहा है कि हार की जीत शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? हार की जीत, वही अभी घोड़ा वाला पढ़े थे। तो हार की जीत के कौन थे? सुदर्शन। कौन है? सुदर्शन। याद रखिएगा कौन है? सुदर्शन। 8वां देखिए, खड़ग सिंह कौन था? तो खड़ग सिंह कौन था? डाकू था। क्लियर है? 9वां देखिए, भारतीय संविधान का प्रारूप किसकी अध्यक्षता में तैयार हुआ था? तो कौन? जिनको संविधान का पिता कहते हैं लोग, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 10। चलिए प्रश्न संख्या 10, जो भी शिक्षक साथी ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, ठीक है, जो दक्षता परीक्षा के लिए ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं या मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो शाम में लाइव क्लास भी चलती है। तो वे दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं, 80 51 36 39 67। क्लियर? या 9709 12 40 19। तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन क्लास दिया जाएगा, मटेरियल दिया जाएगा, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बसंती हवा कविता के कवि कौन है? बसंती हवा, तो कौन है बसंती हवा के? केदारनाथ। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल। चलिए प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से घोष वर्ण क्या है? तो घोष वर्ण को क्या है? ह। क्या है? ह घोष वर्ण है। चलिए प्रश्न संख्या 12 को देखिए, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण कंठ से होता है? कंठ, कंठ से होता है, यहां से ख। बोले तो ख। क्या हो जाएगा इसमें? ख। इसमें क्या हो जाएगा आंसर? डी, ख। चलिए प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? चलिए 13 कह रहा है कि हिंदी में अंतः वर्ण की संख्या कितनी है? अंतः वर्ण, तो कहा जाता है कि हिंदी में वर्ण की संख्या 4। कितने हैं? 4। तो कहां है हमारा 4? ऑप्शन सी में। तो आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 14 देखिए, य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? तो य को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? इसको व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। कहां रखा जाता है? व्यंजन वर्ण के अंतर्गत। फिर य को किस वर्ण के अंतर्गत? तो रिपीट है, तो इसको यहाँ पे व्यंजन वर्ण कर दीजिए।
चलिए प्रश्न संख्या 15 के बाद प्रश्न संख्या 16 को देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 16। 16 क्या कह रहा है? मौ का उच्चारण स्थान क्या है? थोड़ा सा मौ को बोलिए तो मौ। देखिए दोनों होंठ सट रहा है, मौ, तो क्या हो जाएगा ये? ओष्ठ। क्या हो जाएगा? ओष्ठ। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो अनुनासिक वर्ण 9 से बोलिए तो अनुनासिक वर्ण की संख्या कितने? 5, 9। ठीक है, कितने हो जाएंगे वो? टोटल 5 है ये। 18 देखिए, य र ल व कौन सा व्यंजन है? तो य र ल व को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए स्क्रीन को। चलिए ये देखिए, य र ल व को, य र ल व को कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन। क्या कहा जाता है? अंतःस्थ व्यंजन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या 18 के बाद प्रश्न संख्या 19 को देख लीजिए, क्या कहता है 19। प्रश्न संख्या 19। 19 कह रहा है घ का उच्चारण स्थान क्या है? थोड़ा सा आप घ बोलिए, घ। तो घ क्या हो जाएगा? देखिए कंठ आ रहा है, क्या हो जाएगा? कंठ से। क्या हो जाएगा ये? कंठ से। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखिए, ज का उच्चारण स्थान क्या है? अब आप ज बोलिए, ज। देखिए तालु में सट रहा है, ज। क्या हो जाएगा ये? तालु। क्या हो जाएगा ये? तालु। प्रश्न संख्या 21 को देखिए, होली शब्द क्या है? तत्सम है, देशज है, विदेशज है, क्या है? तो होली शब्द को तद्भव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तद्भव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए प्रश्न संख्या 21 के बाद हम लोग 22 को देख ले। चलिए प्रश्न संख्या 22। 22 क्या कह रहा है? चैत शब्द है, चैत, चैत अखार हम लोग बोलते हैं ना, तो चैत क्या है? तद्भव है। चैत क्या है? तद्भव। चैत क्या है? तद्भव। तो बी बी। तैस। चक्रवात शब्द क्या है? चक्रवात, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? तद्भव ही हो जाएगा। ठीक है, चक्रवात क्या हो जाएगा? तद्भव। क्लियर। अब हम लोग 24 को देखिए, 24 क्या कहता है? फागुन शब्द क्या है? तो फागुन तत्सम है, तत्सम है। फागुन क्या है? तत्सम। फागुन क्या है? तत्सम। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 24 के बाद प्रश्न संख्या 25। जो भी शिक्षक साथी ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं या मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, जरूर करें। साथ ही साथ आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक शेयर किसी की नौकरी को बचा सकता है। जो भी दक्षता परीक्षा की तैयारी करते हैं या इस बार फॉर्म भरे हैं, उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपका प्यार हमें मिलता रहे। चलिए 25 है, मौसम शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेश। तो मौसम को विदेशज माना जाता है और इंडियन में क्या हम लोग ऋतु को मानते हैं। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। प्रश्न संख्या 26। चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है? चतुर्भुज। क्लियर है, तो चारों दूरी का कोण माना जाता है 360 डिग्री। देखते हैं सीधा खड़ा रहता है तो 90 90 90, तो 360 डिग्री। चलिए प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं, क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि 100 लाख कितने करोड़ के बराबर होता है? तो 100 लाख बराबर 1 करोड़। तो 100 लाख बराबर 1 करोड़। इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ। प्रश्न संख्या 28 देखिए, 16 और 36 का लौसौ क्या होता है? 16 36 निकालिए। 2 अठे 16, 18 दूना 36, 2 चौके 8, 2 नमा 18। अब लगेगा? देखिए तो नहीं लगेगा। तो क्या होगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 गुने 9, तो 16 नमा 144। कहाँ 144? ख। तो 28 का क्या हो गया? 28 का 144। चलिए प्रश्न संख्या 29। 32 और 36 का लॉसो फिर इसी तरह से निकालते चलिए। 32 36 का 2 16, इधर 18, 2 नमा 18, 2 अठे 16, 2 नमा 18। फिर इधर से लगेगा? नहीं लगेगा। निकालिए। 9 अठे 72 अगुने 4, 4 दूनी 8 और 7 चौके 28, 288। कहाँ है 288? ये रहा 288 आंसर। चलिए 29 का क। चलिए प्रश्न संख्या 30 को देखिए। चलिए प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 क्या कहता है? 15 तथा 45 का मौसम निकालिए। तो 15 इधर दे दीजिए, 45 इधर दे दीजिए। ठीक है, तो 15 तिया 45 एक ही बार में खत्म। 15 कहाँ है आंसर? देखिए है, एकदम आसानी से समझ जाए। कोई भी दिक्कत हो आप ऑनलाइन क्लास कीजिए वहां और बेहतर ढंग से। 31 82 गुने 22, 82 गुने 22 निकाल लीजिए। तो 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 4 6 4 10 को 0 हाथ में 1 6 1 7 1 8, 1804 किधर है? देखिए 1804 आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 32। माइनस 10 का क्या होगा? तो माइनस 10 भी कर जा, फिर ऊपर से माइनस 10 कर जा, तो 10 10 20। तो माइनस माइनस प्लस नहीं कर दीजिएगा,
माइनस माइनस गुना में प्लस हो जाता है, यहाँ जोड़ है तो कर्जा बढ़ गया है, -20। कहाँ है -20? तो ये रहा -20। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 32 के बाद हम लोग प्रश्न संख्या 33 को देख लेते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 33 क्या कहता है? 33, आयत के प्रत्येक कोण की माप होती है। अब जस्ट बताए थे ना कि 360 डिग्री होती है, आयत का प्रत्येक कोण कितना आ गया? 360/4 तो 90 डिग्री। कहाँ है 90 डिग्री? ये रहा 90 डिग्री को 90 डिग्री। प्रश्न संख्या 34, एक कोण जिसका माप 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है उसे क्या कहते हैं? तो 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से न्यून कोण कहेंगे ना। क्या कहेंगे इसको? न्यून कोण। क्या कहेंगे इसको? न्यून कोण। चलिए प्रश्न संख्या 35, 7/3 का मान क्या होगा? 7/3 बराबर 7/3 कह दीजिए। तो कहाँ है? 4 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा क्या? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई आंसर नहीं है। चलिए प्रश्न संख्या 36, प्रश्न संख्या 36, प्रश्न संख्या 36 क्या कहता है? 36 कह रहा है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होता है? बताइए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। 37, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं? सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 38 को देखिए। निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य कौन कौन? 5 से कौन है? 73 नहीं होगा, 50 हो जाएगा, 62 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मात्र 50। ठीक है, तो 50 आंसर हो जाएगा ख। चलिए प्रश्न संख्या 38 के बाद प्रश्न संख्या 39, प्रश्न संख्या 39, एक एक प्रश्नों को हम लोग देखने का काम करेंगे, एकदम आराम से देखिए। चलिए त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है बताइए। आप ही लोग गिन के बताइए तो कितना होता है? नहीं तो इतना भारी सवाल हो गया। कितना होता है? 1 2 3, कितना भुजा है? 3 भुजा है। चलिए 40, 40/60 का सरलतम रूप 40/60, सुन्ना सुन्ना कट गया, 2 दूनी 4 2 तिया 6 बराबर क्या निकला? 2/3। किधर है भैया? 2/3 यहाँ है। प्रश्न संख्या 40 के बाद प्रश्न संख्या 41। चलिए प्रश्न संख्या 41 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 41 क्या कहता है? जिस कोण की माप ठीक 90 डिग्री हो उसे कौन सा कहते? अभी 90 डिग्री से कम था, न्यून कोण। 90 डिग्री है, सम कोण। 90 डिग्री से अधिक हो जाएगा, अधिक कोण। क्लियर। तो इसका क्या हो जाएगा? सम कोण। क्या हो जाएगा इसका? सम कोण। प्रश्न संख्या 42, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? ये 5 गो 9। क्लियर। 43, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 पर 6 गो 0, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। देखिए तो कहाँ है ऐसा वाला? 2 2 4 2 6, तो ये हो गया गो। क्या हो जाएगा? गो। चलिए प्रश्न संख्या 43 के बाद प्रश्न संख्या 44, प्रश्न संख्या 44 क्या कहता है? 10 और 15 का लौसौ क्या है? निकालिए। 10 है, इधर 15 है, निकलेगा 2 से 3 से 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 तिया 30। किधर है भैया? 30। ये रहा 30। 40 का ख। लौसौ हो, मौसौ हो, भिन्न का जोड़ हो, कोई भी हो, आपको कोई समस्या नहीं होगी। ऑनलाइन क्लास में जरूर जुड़िए। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 45 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 45, प्रश्न संख्या 45 क्या कहता है? 45 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की संख्या कितनी हो सकती है? तो एक समबाहु त्रिभुज में सममित रेखाओं की जो संख्या मानी जाती है वो कितनी? 3। कितनी? 3। तो कहाँ है भैया 3? तो ये रहा 3। चलिए प्रश्न एसआई मात्रक में लंबाई को क्या कहते हैं हम लोग? लंबाई को मीटर कहते हैं। ये जो एसआई मात्रक है कहीं कहीं एम के एस सिस्टम को फॉलो करता है। चलिए आप अपने घर से अब जाइए। 47 नंबर क्या हो जाएगा? आप अपने घर से विद्यालय जाने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इस 1 किलोमीटर में कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो कितना है आपका? किधर गया? 1000। ये रहा 1000। इसका आंसर हो जाएगा ख। चलिए प्रश्न संख्या 47 के बाद प्रश्न संख्या 48। चलिए प्रश्न संख्या 48 को देखिए क्या कहता है? 48, गतिशील वस्तु का उदाहरण है उड़ती चिड़िया, ठीक है। चींटी की गति, ठीक है। घड़ी का सुई, ठीक है। लेकिन घड़ी तो उड़ती नहीं है, ये नहीं गतिशील है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गौ। बाकी सब क्या है? चलता रहता है, गति में रहता है, लेकिन घड़ी क्या है? एकदम स्टैंड में है। चलिए प्रश्न संख्या 49,
दूरी तय आवृत्ति गति का उदाहरण है। बाल झूलते बच्चे की गति ठीक, लोलक की गति ठीक, बजते तबलों की पृष्ठ की गति ठीक। तो बच गया इनमें से सभी, इसका मतलब है ये सभी। तो प्रश्न संख्या 49 का क्या हो जाएगा? घ, इनमें से सभी। चलिए प्रश्न संख्या 50 को देखिए। मोमबत्ती का जलना वायु में उपस्थित किस गैस के कारण होता है? तो इसे जलने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घ, ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। चलिए प्रश्न संख्या 50 पूरा हो गया हमारा। अब हम लोग 51 से 100 को देख रहे हैं। चलिए 50 पर अब हम लोग साइंस में और सोशल साइंस में प्रवेश कर गए। चलिए देखते हैं। पहला क्या? ऊंट निम्न परिवेश में पाया जाता है। ऊंट कहाँ पाया जाता है? ऊंट मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। क्लियर है? कहाँ है मरुस्थलीय? ये रहा मरुस्थलीय। चलिए प्रश्न संख्या 52। धारा रेखीय शरीर किसका होता है? देखिए धारा रेखीय शरीर जो होता है वो मछली का होता है, जिसका क्या होता है? वो आसानी से तैरती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मछली। क्या हो जाएगा? मछली। चलिए 53। हमें श्वास लेने में कठिनाई होती है। कहाँ? मैदान, पर्वत, जलीय, रेगिस्तान। तो कहाँ देखते हैं कि जब पर्वत पे चढ़ते हैं लोग तो ऑक्सीजन का सिलेंडर बांध लेते हैं। क्यों बांध लेते हैं? कि कहीं न कहीं पर्वत पे सांस लेने में दिक्कत होती है, इसीलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ग, पर्वतीय क्षेत्रों में। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 53 के बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54। 54 क्या कह रहा है? देखिए प्रश्न संख्या 54 कह रहा है कि घास स्थलीय वनों का शक्तिशाली जंतु है। क्या है? शक्तिशाली जंतु। घास में क्या रहता है? वहां जंगलों में कौन सा? तो शेर। कौन रहता है? शेर। 55 देखिए। शरीर की अस्थियों का ढांचा कहलाता है। शरीर की अस्थियों का ढांचा पेशी, कंकाल, पाचन क्या कहलाता है? कंकाल। सिर्फ हड्डियों का, अस्थि का मतलब क्या? हड्डी। हड्डी। तो हड्डियों का क्या कहलाता है? कंकाल। 56 देखिए। ऊपरी जबड़े एवं खोपड़ी की संधि क्या है? चल है, अचल है, कब्जा है, दुराग्रह। इसको अचल संधि कहा है। अचल क्या है? मतलब जो मूवमेंट नहीं करता है। तो आपका जबड़ा और खोपड़ी क्या रहता है? इसको आप ऐसा नहीं कि घुमा दीजिएगा खपरे का, इसको घुमा दीजिएगा नहीं, इसको अचल कहा जाता है। चलिए 56 के बाद हम लोग प्रश्न संख्या 57 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 क्या कहता है? निम्न में से किस जीव की अस्थियां खोखली किंतु मजबूत होती है? तो किसकी? पक्षी की। पक्षियों की अस्थि देखिएगा कि वो अंदर से खोखला होता है लेकिन मजबूत बहुत होता है। क्लियर? चलिए ये पक्षी। 58। मानचित्र में दक्षिण दिशा किधर होती है? दक्षिण। तो उत्तर होता है ऊपर में नक्शा में और नीचे होता है दक्षिण। क्लियर? उत्तर दक्षिण। किधर गया दक्षिण? नीचे की ओर। क्या जाएगा इसका आंसर? घ, नीचे की ओर। 59। मानचित्र निर्माण में क्या ध्यान देना चाहिए? संकेत, दिशा, मापक, उपर्युक्त सभी। तो सबका ध्यान देना चाहिए। ठीक है? हम लोग नजरी नक्शा बनाते हैं ना जनगणना में, तो क्या होता है? सब चीज पे ध्यान देना, दिशा पे, संकेत पे, मापक पे। चलिए प्रश्न संख्या 59 के बाद प्रश्न संख्या 60 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 60। सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? काशी, मगध, वैशाली, कन्नौज। कहाँ का? मगध का शासक था। कहाँ का शासक था? मगध का। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 61। किसके उपदेश ने सम्राट अशोक को प्रभावित किया था? तो याद कीजिए सम्राट अशोक जी, जिनको महात्मा बुद्ध के उपदेशों के बाद बहुत ज्यादा प्रभाव था ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, ठीक है, संगम शरणम गच्छामि। कहाँ गए? महात्मा बुद्ध। इसका आंसर हो जाएगा ख, महात्मा बुद्ध। प्रश्न संख्या 62। अशोक के साम्राज्य में जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? भ्रामक, समाहर्ता, पुरोहित, रज्जुक। उनको रज्जुक कहा जाता था। इसका आंसर हो जाएगा घ। चलिए 62 के बाद प्रश्न संख्या 63। चलिए प्रश्न संख्या 63 सारा आपका अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। सारा आपका एकदम जैसे दक्षता का प्रश्न पूछा जाता है, जो इस बार का आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार रणनीति बनाकर दिया गया है। चलिए 63। किस युद्ध को जीत जाने के बाद अशोक का मन दुखी हो गया? तो वो था कलिंग युद्ध। कलिंग युद्ध जीतने के बाद इतना ना भीषण रक्तपात हुआ, इतने लोग मरे, इतनी खून की नदियां बही कि उसको देखकर अशोक का मन क्या हो गया? दुख से भर गया। 64। राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशियों की कुल संख्या कितनी है? 12। याद रखिएगा। 65। सूर्य की आकृति कैसी है? सूर्य की आकृति कैसी है? गोल। तो इसका आंसर हो जाएगा क। चलिए 65 के बाद प्रश्न संख्या 66। 66 सब क्या कर रहा है? 66 कह रहा है कि शरीर का अंग जहां से मुड़ता है उसे क्या कहते हैं? संधि कहते हैं या जोड़ कहते हैं? तो वैसे भी जहां से मुड़ेगा उसको क्या कहेंगे? या तो संधि कहेंगे या हड्डी का मिलन स्थल कहेंगे। तो इसको हो जाएगा ग, क एवं ख दोनों। चलिए 66 के बाद हम लोग प्रश्न संख्या 67 को देख ले। प्रश्न संख्या 67। चलिए प्रश्न संख्या 67 क्या कह रहा है कि सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य। तो कौन हो जाएगा सौर परिवार का मुखिया?
67 का सूर्य हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्रश्न संख्या 68, ग्रहों की कुल कितनी संख्या है? तो ग्रह कितने हैं? 8। याद रखिए कितने ग्रह हैं? 8। चलिए अब हम लोग शिक्षण कौशल को देखते हैं। शिक्षण कौशल हमारा स्टार्ट हो गया है। चलिए प्रश्न संख्या 69, एकदम वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा मार्क्स आने वाला यहाँ से। विद्यालय के पुस्तकालय के लिए पुस्तक खरीदने की समिति में आप भी हैं, तो क्या कीजिएगा? आप अच्छी पुस्तकें खरीदिएगा, सस्ती खरीदिएगा, अपने विषय से खरीदिएगा, या डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, क्या कीजिएगा? तो आप अच्छी पुस्तकें खरीदिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छी पुस्तक खरीदने पर बल देंगे। प्रश्न संख्या 70 देखिए, छात्रों के मन में विद्यालय के प्रति अपनत्व भाव उत्पन्न करने के लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? अध्यापकों के निर्देश में छात्र संगठन की स्थापना करेंगे। जो छात्र विद्यालय के प्रति अपनत्व भाव नहीं रखते उन्हें दंड देंगे। छात्रों को प्रतिदिन आदेश देंगे कि वो विद्यालय भवन को स्वच्छ रखेंगे। क्या करेंगे? एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि वो विद्यालय भवन को क्या करे? साफ सुथरा रखने का प्रयास करे। क्लियर? चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। चलिए 70 के बाद प्रश्न संख्या 71 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 71, प्रश्न संख्या 71। चलिए प्रश्न संख्या 71 हमारा क्या कह रहा है? 71 कह रहा है कि आप एक शिक्षक के रूप में समाज में प्रतिष्ठा कैसे प्राप्त करेंगे? सामाजिक क्रियाकलाप में भाग लेकर, अपने उत्तरदायित्व का निष्ठापूर्वक, किसी राजनीतिक पार्टी सदस्य, समाज सेवा करके। क्या करेंगे? अपने उत्तरदायित्व, क्योंकि आप शिक्षक हैं तो शिक्षक में क्या करना है? आप अपने उत्तरदायित्व का निष्ठापूर्वक पालन करना, आपको राजनीति करना है ना, समाज में भागीदारी लेना है। आपको जो दायित्व मिला है विद्यालय का उसको संभालना है। क्लियर? इसका जवाब हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 72। चलिए प्रश्न संख्या 72 को देख ले। प्रश्न संख्या 72 क्या कहता है? आपकी राय में सफल शिक्षक कौन है? तो सफल शिक्षक कौन होगा? जिसका व्यक्तित्व प्रभावशाली, अनुशासन, विषय का प्रकांड, जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली है। तो क्या हो जाएगा? जिसकी अभिव्यक्ति प्रभावशाली है, जिससे बच्चे क्या हो जाते हैं? बच्चे प्रभावित होते हैं, बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं। 73, अध्यापक के लिए सर्वाधिक आवश्यक क्या है? उसकी इस व्यवसाय में रुचि हो, वह संपन्न परिवार का, सुंदर हो, संतोषित क्या हो? इस व्यवसाय में रुचि हो। मतलब अध्यापक है तो उनको लगना चाहिए कि हम जो है इसमें रुचि मेरा था इसलिए हम अध्यापक बने, मजबूरी में नहीं बने। क्लियर? प्रश्न संख्या 74 को देखिए, सफल नेता के लिए साथियों का सहयोग व प्यार प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? उनके साथ दुर्व्यवहार करें, रुचिकर विचार विमर्श करें, उनके घर जाया करें और उन्हें रुपये उधार दे। क्या हो जाएगा? उनके साथ रुचिकर विचार विमर्श करे। तो आंसर हो जाएगा उसके साथ क्या करना है? विचार विमर्श कीजिए, तभी तो कुछ अपना राय देंगे वो। चलिए प्रश्न संख्या 75। चलिए प्रश्न संख्या 75 को देखते हैं। शिक्षक के लिए किस गुण की छात्रा सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? चुस्त दुरुस्त, हाजिर जवाब, मित्रतापूर्ण व्यवहार, प्रभावी शिक्षण। क्या हो जाएगा? शिक्षक के पास सबसे बड़ा हथियार क्या है? प्रभावी शिक्षण। कल भी कक्षा में बतलाए थे कि आप ऐसा शिक्षा दीजिए, ऐसा रुचि पूर्वक दीजिए कि बच्चा क्या हो? प्रेरित हो जाए पढ़ने के लिए। 76 को देखिए, वही सफल शिक्षक हो सकता है जो कठोर अनुशासन, नियमित गृह कार्य, अच्छे अंक, छात्र की प्रगति के लिए सजग रहता है। ये आपका सही जवाब कि वो छात्र की प्रगति के लिए सजग रहता है। 77 को देखिए, कुछ अध्यापक अपने निष्पक्ष व्यवहार के कारण शीघ्र ही छात्र तथा साथी अध्यापकों में प्रिय हो जाते हैं। इस कथन से आप क्या समझते हैं? ये कथन क्या है कि शिक्षक जो है फेमस हो जाते हैं, तो ये अच्छी बात है। चलिए तो ये क्या हो जाएगा? ये तो हम आप इससे क्या हैं? सहमत होंगे कि अध्यापक क्या करेंगे? अपने व्यवहार से प्रभावित करते हैं दूसरे को। चलिए प्रश्न संख्या 78। चलिए प्रश्न संख्या 78 क्या कह रहा है? 78 कह रहा है, यदि समूह का नेता किसी कार्य को नहीं कर सकता हो तो उसे क्या करना चाहिए? यदि समूह का नेता उस कार्य को प्रारंभ न करे, चुप रहे, खुले मन से स्वीकार कर ले, सदस्य को झांसा न दे। क्या करे? कि कोई काम नहीं हो रहा है तो उसको खुले मन से स्वीकार कर लेना कि नहीं हो रहा है, आगे हो जाएगा। क्लियर? चलिए प्रश्न संख्या 79 को देखिए कि विद्यालय में नेता का पद किसे प्राप्त होता है? क्लियर है? शिक्षक को प्राप्त होगा। क्लियर? विद्यालय में नेता का पद किसे प्राप्त होगा? शिक्षक को प्राप्त होगा ना। शिक्षक ही न सारा दायित्व उस चीज को करने का प्रयास करेंगे। चलिए प्रश्न संख्या 80 को देखिए, कक्षा में नेतृत्व कौन करता है? तो कक्षा में नेतृत्व शिक्षक करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 80 के बाद प्रश्न संख्या 81। चलिए प्रश्न संख्या 81 क्या कह रहा है? 81 कह रहा है, नेता के सुझाव या बातें जब आदेश के रूप में न हो किंतु समूह उन्हें आदेश के रूप में माने तो नेता एवं समूह के मध्य विचारों का आदान प्रदान कैसा होगा? ऑटोमेटिक है। जब नहीं मानेगा
तो विश्वास क्या होगा, डगमगाएगा, और जब विश्वास डगमगाएगा तो क्या हो जाएगा, वो निर्बल होगा, संबंध क्या हो जाएगा, निर्बल। 82 देखिए, यदि नेता सदस्य के सम्मुख सशर्त सुझाव रखता हो तो इससे नेता का प्रभाव अपने सदस्यों का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जब वो कंडीशन बनाएगा तो कंडीशन बनाने के बाद क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। चलिए, कंडीशन नहीं बनाना है। चलिए 82 के बाद प्रश्न संख्या 83 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 83 क्या कह रहा है, शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श है, क्यों हो आदर्श, वह विद्वान व नेता उसमें छात्र सर्व, क्योंकि वह छात्र हित के लिए सोचता है, उसके लिए सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, छात्र की भलाई, छात्र का हित, छात्र का भविष्य। 84 आपका बच्चा आपके विद्यालय में अध्ययन करता है, परीक्षा के दिनों में आप क्या चाहेंगे, आपका बच्चा सिर्फ उत्तीर्ण हो, अधिकतम अंक लाएंगे, योग्यता के अनुसार हो, योग्यता से अधिक अंक मिले, आप तो यही चाहेंगे ना, एक कि अच्छी बातें हो और उसको अपना जितना योग्यता है उसी के आधार उसको अंक मिले, ऐसा ना कि हम पैरवी करवा के 100% नंबर ले आए उसको। चलिए, तो 84 के बाद हम लोग प्रश्न संख्या, चलिए 85 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 85 क्या कहता है, प्रधानाध्यापक आपके संबंधी हैं, आप इस स्थिति में आप क्या चाहेंगे, विद्यालय में आपको अधिक सुविधा मिले, अन्य शिक्षक की झूठी सच्ची शिकायत मिले, जासूसी मुखबिर, सभी को योग्यता, वही बात है ऑप्शन डी कि सभी को योग्यता के अनुसार सुविधाएं मिले। 86 देखिए, निर्णय निर्माण किस पर निर्भर करता है, नेता पर, सदस्यों पर, दोनों पर, ऑटोमेटिक है, जब हम कोई निर्णय लेंगे, जब कोई योजना बनाएंगे तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे हम उस चीज को, दोनों के मध्य अंतः क्रिया की, नेता हो या सदस्य हो, दोनों के बीच क्या हो, एक विचार विमर्श के बाद हो। 87 देखिए, नेता के अपने सदस्य के साथ कैसे संबंध होने चाहिए, मधुर, समान, प्रजातांत्रिक, राजतांत्रिक, तो ऑटोमेटिक है, हमने कहा कि नेता के बीच और सदस्यों के बीच कैसा संबंध हो, लोकतांत्रिक हो, कैसा हो, लोकतांत्रिक हो, मधुर भी नहीं हो कि कहे कि दोनों हिस्सा आदमी बांट लेंगे, ठीक है, तो क्या हो, डेमोक्रेटिक हो। चलिए 87 के बाद प्रश्न संख्या 88, चलिए प्रश्न संख्या 88 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 88 क्या कहता है, जैसा प्रधानाध्यापक होगा वैसा ही विद्यालय होगा, आप इस कथन से कहां तक समझते, तो ऑटोमेटिक है कि हेडमास्टर साहब ठीक होंगे तो विद्यालय ठीक होंगे। प्रश्न संख्या 89, छात्रों में नेतृत्व गुण का विकास करने के लिए उपयोगी है, क्या है, छात्र संघ, उपयुक्त शिक्षण, खेलकूद, प्रतिस्पर्धा। देखिए, छात्रों में अगर आपका सही नेतृत्व गुण विकसित करना है तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा सा छात्र संघ की बात करेंगे, देखते हैं ना हम लोग टीम बनाते हैं तो टीम के द्वारा क्या होता है, बच्चों का नेतृत्व क्षमता का विकास होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए प्रश्न संख्या 89 के बाद प्रश्न संख्या 90, चलिए प्रश्न संख्या 90 क्या कहता है, 90 कह रहा है कि प्रधानाचार्य के अध्यापकों के प्रति तानाशाही व्यवहार के विरोध में अध्यापक संघ में आप क्या सुझाव देंगे, क्या देंगे, हड़ताल करेंगे, नहीं, प्रबंध समिति से शिकायत करेंगे, अध्यापक संघ के पदाधिकारी प्रधानाचार्य से बातचीत करेंगे, या अध्यापक प्रधानाचार्य का सामना करेंगे, तो क्या करेंगे, देखिए जैसे ही विद्यालय का माहौल खराब होता है तो हम लोग को माथे पे प्रेशर नहीं लेना है, क्या करना है, जो वरीय पदाधिकारी हैं उन तक अपनी बात को पहुंचा देना है, क्लियर। 91 देखिए, लड़कों, अब आपका यहाँ से रीजनिंग शुरू हो गया, लड़कों की एक कतार में मोहन दाएं और बाएं दोनों ओर से 19वें स्थान पर है, तो बताइए उस कतार में कुल कितने, तो इधर भी 19वां नंबर पे है और इधर से आते हैं तो भी 19वां नंबर पे है, इसका मतलब ये दो बार गिनाता, इधर से भी इधर से, तो 19 प्लस 19 माइनस 1, 19 दुना 38 माइनस 1 कितना हो गया, 37। 37 किस लिए, कि इधर से भी इसको गिन रहे थे, इधर से भी इसको गिन रहे थे, तो 37 किधर है, तो 37 इधर हो गया, तो इसका आंसर हो गया 37। चलिए प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है, प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि सुधीर को याद है कि उनकी माँ का जन्मदिन 15 अप्रैल के बाद, तो क्या हो गया, 15 के बाद और 20 से पहले, इसका क्या कहना है, 20 से पहले। अब कहता है उसकी बहन कल्पना को याद है कि माँ का जन्म 22 से पहले, मतलब क्या है, 22 से पहले और 18 के बाद, तो 18 के बाद, 18 के बाद, अब कौन कौन डेट बच जाता है, 19 बच जाता है, अब 20 से पहले 19, 18 के बाद तो 19, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19, कहाँ है 19 भैया, ये है 19। चलिए 93 को देखिए, मुंबई के लिए हर 5 घंटे पर हवाई जहाज उड़ती है, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए इसको। चलिए ये रीजनिंग का है आपका, जो 10 प्रश्न सिलेबस के अनुसार डाला गया है। चलिए एक एक प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। मुंबई के लिए हर 5 घंटे पर हवाई जहाज उड़ती है,
पूछताछ खिड़की से पता चला कि अभी 25 मिनट पहले हवाई जहाज उड़ गई है, इस समय सुबह 10:45 का समय है, तो हवाई जहाज की अगली उड़ान कब होगी। तो 10:45 बज रहा है, 25 मिनट पहले उड़ गई, तो इसमें से 25 घटा दीजिए, क्या हुआ 10:20। तो 10:20 में गाड़ी उड़ गई। अब फिर 5 घंटा के बाद इसमें 5 जोड़ दीजिए, तो 10:05 15:20। 15:20 को क्या कहते हैं हम लोग, 3:20। अब 15 बज गया मतलब शाम हो गया, इसका मतलब है अपराह्न 3:20 में। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 94 को देखिए। एक व्यक्ति जिसका कोई भाई बहन नहीं है, भाई बहन मतलब एकलौता है, एक फोटो की ओर संकेत करके कहता है यह लड़का मेरे पिता का पुत्र है। यह लड़का, फोटो को देखिए, यह लड़का मेरे पिता का पुत्र है, इकलौते हुए अपने संतान, तो वो अपने बारे में ही कह रहा है, अपना फोटो दिखा रहा है, क्या हो जाएगा वो स्वयं अपना, क्योंकि भाई बहन तो है नहीं उसको। चलिए 94 के बाद हम लोग प्रश्न संख्या 95। चलिए प्रश्न संख्या 95 को देख लेते हैं। 95 क्या कहता है, 1265 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से विभाजित हो जाए। 1265 में क्या घटाएं कि प्राप्त संख्या 29 से विभाजित, इसको 29 से भाग दीजिए, 1265 भाग दीजिए तो 3 चौके 12 कट जाएगा, 4 9 36 को 6 हाथ में 3, 4 दूनी 8 3 11, 9 चौक 36, 3 4 दूनी 8 3 11, 6 में 6 गया 0, 2 में से गया 1 गया 5। अब घटाइए तो 3 तिया 30 तिया 90, 3 नमा 27, 2 3 दूनी 6 2 8, 15 में से 7 गया 8, इधर क्या हो गया आपका 9 में से 8 गया 1 18। देखिए तो 18 है आंसर इसका, तो क्या हो जाएगा 95 का आंसर 18। 95 का आंसर क्या हो जाएगा 18, तीसरा। क्लियर, ठीक है ना जी। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, कुछ आदमी को लग रहा है कंफ्यूजन है। 1265 29 से भाग दीजिए, ठीक है, 4 4 नमा 36, ठीक है, 4 दूनी 8 3 11, 6 में से ओहो 6 में से 6 गया 0, 2 में से गया 1, ये कट गया ना। चलिए फिर गड़बड़ा गया लगता है, फिर से इसको बनाते हैं, फिर से बनाइए। 1265 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से विभाजित हो जाए। 1265 इसको 29 से भाग दीजिए, ठीक है, 4 से लगेगा तो 4 से लग जाएगा, 4 नमा 36 का क्या हो जाएगा 3, 4 दूनी 8 3 11, ठीक, 6 में से 6 गया 0, 2 में से गया 1, इधर क्या हो गया 5। क्लियर, ये कट गया। अब लगाइए तो 30 चौके 12, 3 ने लगा 3 से लगा, 3 नमा 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूनी 3 नमा 27 के साथ हाथ में 2, 3 दूनी 6 2 8, 15 में 7 गया 8, 9 में 7 गया 1 18, ठीक है आंसर 18, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 96। 96 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 24 तथा उनके वर्गों का योग 52 है, तो उनका योगफल ज्ञात कीजिए। आपका एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। अब क्या कहता है कि दो संख्याओं का गुणनफल 24 है, तो दो संख्याओं का यहाँ बैठा दीजिए, ए बी है तो 2 गुने 24, इधर कर दीजिए जोड़। अब क्या कहता है कि उनके वर्गों का योग 52 है, तो ये दोनों वर्ग है, ये हो गया 52। क्लियर, इधर बराबर ए प्लस बी का इधर होल स्क्वायर रहने दीजिए। अब इसको जोड़िए 52 और प्लस 48 क्या हो जाएगा 52 पर 48 100, इधर क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब पूछ क्या रहा है कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए, तो योगफल ये है लेकिन माथा पर स्क्वायर है तो उधर चल जाएगा, तो रूट में 100 हो जाएगा, तो रूट में a प्लस बी और रूट में निकलेगा तो 10, तो a प्लस बी बराबर 10 किधर है, ये आपका आंसर हो गया 10। क्लियर। चलिए प्रश्न संख्या 97। 12 किलो चीनी का मूल्य 6 किलो चावल के मूल्य के बराबर है। 10 किलो चीनी तथा 8 किलो चावल का मूल्य इतना रुपया है, एक किलो चीनी का मूल्य, एकदम आराम से समझिए। इधर है आपका 12 केजी चीनी, इधर क्या है बराबर 6 केजी चावल। अभी देखिए दुगुना है 6 दूनी 12, अगर इसका दाम है 1 रुपया, इसका दाम है 8 आना। क्लियर। तो सपोज कीजिए ये आपका रहा 12 केजी चीनी बराबर 6 केजी, तो इसका दाम है x रुपया, ठीक है, इसका दाम है 2x रुपया। क्लियर। अब आ जाए इसको रख लीजिए, 2x को और x को रख लीजिए। अब कहता है कि 10 किलो चीनी और 8 किलो चावल का मूल्य 1040 है, तो 10 किलो चीनी, तो 10 केजी चीनी, 10 केजी चीनी, चीनी का कितना है 2x, तो 10 गुने
2x जोड़ 8 किलो चावल, 8 किलो चावल माने 8x, तो 8x कितना रुपया है? 1040 रुपया है। अब जोड़िए तो इसको कितना 10 दूना 20x और जोड़ 8x बराबर 1040, मतलब 28x बराबर 1040। तो x निकालिए, तो x बराबर 2840 सॉरी 1040 बट्टा 28, 1040 बट्टा 28। अब इसको काट दीजिए, तो काट दीजिए, कैसे कटेगा? 4 सते 28, 4 दूनी 8, 4 छक 24, 260, और फिर कटेगा 7 या 21, कट जाना चाहिए। 1040 को काटिए, 1040 बट्टा 28 कटेगा 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 छक 24, 10 दूना 20, 36, सॉरी 10 दूना 20 हो गया ना, हम उल्टा गुना कर दिए हैं। चलिए 6 किलो चीनी, 6 किलो चीनी, तो इसका क्या हो जाएगा? 12 बराबर 6, अनुपात पे बनेगा ये 12, इधर 6, इधर है 10 किलो चीनी और 8 किलो चावल, तो 10 किलो चीनी 10 दूना 20 और प्लस 8 किलो चावल, तो 8 दूनी 16, क्लियर? 26, ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा। चलिए 10x इसका चीनी का और प्लस 8 दूनी 16x बराबर 1040, तो कितना हो गया? 26x बराबर 1040, तो x बराबर 1040 और बट्टा 26। अब काटिएगा तो आपका निकल जाएगा 20 निकल जाएगा, ठीक है। 26 चौके 104, 40 निकल जाएगा आपका 40। अब क्या कर रहा है कि चीनी का दाम कहाँ गया? 40, तो ये आंसर निकल गया 40, ठीक है। बनाइए, कोई दिक्कत होगा तो आप हमें मैसेज कीजिए। चलिए 40 हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 98, प्रश्न संख्या 98, 98 क्या कह रहा है? 98 यदि तीन संख्या 2, 5, 7 का अनुपात में है और उसका योगफल 280 का आधा है, तो इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सा है? 2, 5, 7 के अनुपात में है, तो 2x जोड़ 5x प्लस 7x, 7 5 12 2 14x, 14x बराबर 280, क्लियर? और उनका योगफल 280 का आधा है, 280 का आधा मतलब क्या? 140, तो 14x बराबर 140, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 14 14 कट गया, तो x बराबर 10। क्या पूछ रहा है? तीनों में सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा? ये 2 है, तो 10 गुने वर्ग पूछ रहा है ना। तीनों में सबसे छोटी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा? छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 10 गुने 2 बराबर 20, अब 20 का वर्ग क्या हो जाएगा? 20 का स्क्वायर बराबर 400। किधर है भैया 400? ये रहा इसका 400। प्रश्न संख्या 99 को देख लीजिए। चलिए 99 के लिए देखने के लिए मैदान खाली कर दीजिए। यदि 2.5 किलो सब्जी का कीमत 120 रुपया है, तो 1 किलो के 3/4 का मूल्य क्या होगा? सबसे पहले इसे निकाल लीजिए। 2.5 केजी बराबर 120 रुपया, तो 1 केजी बराबर 120 बट्टा 2.5, क्लियर? तो ये चला गया ऊपर में, तो 25 काटिए, तो 25 चौके 100, ऐसे नहीं काटिए, ऐसे काटिए, 12 गुने 100 बट्टा 25, 25 से कहीं 25, 25 चौके 100, तो 12 चौके 48। अब क्या पूछ रहा है? 3/4 का मूल्य, तो 48 गुने 3 बट्टा 4, 4 कहीं 4, 4 दूनी 8, तो 12 तिया 36, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36। तो 99 का क्या हो जाएगा? दूसरा 36, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 99 के बाद प्रश्न संख्या 100। चलिए प्रश्न संख्या 100 क्या कर रहा है? 100 प्रश्न संख्या 1 क्या कर रहा है? जो भी शिक्षक साथी क्लास करना चाहते हैं या परीक्षा की तैयारी में लगे हुए मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबरों पे जरूर संपर्क करें। 100 देखिए, एक दादा की उम्र उसके पोते की उम्र से 5 गुना है। कितना है? 5 गुना। तो निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दादा और पोते की संभावित कुल उम्र का समर्थन नहीं करती है? तो सिंपल है, अगर 5 गुना है तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन 50 क्यों नहीं होगा? क्योंकि उम्र से 5 गुना है, तो ये तो पहले ही अगर मान चलिए कि 10 है, 10 गुने 50, लेकिन क्या कर रहा है? उसके पोते की उम्र से तो सुनना नहीं होना चाहिए था। इस तीनों में सुनना नहीं है, तो ये हो सकता है, तीनों में संभावना है, लेकिन ये 50 नहीं होगा, तो ये समर्थन नहीं करती है। क्लियर है? तो इस तरह से आप लोगों ने आज दक्षता परीक्षा का सेट 2 बनाया है। इसी तरह से कक्षा प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद।